हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म के जनरल ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या की। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती है? किसी भी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के बीच की दूरी परमाणु या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अगर हम बात करते हैं परमाणु की तो उसके लिए हो गई परमाणु त्रिज्या, और हम बात कर रहे हैं आयन की तो उसके लिए हो गई आयनिक त्रिज्या। मान लीजिए ये कोई परमाणु या आयन है जिसका ये बाह्यतम कोश है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? परमाणु या आयनिक त्रिज्या। अगर ये परमाणु है तो परमाणु त्रिज्या, अगर ये आयन है तो आयनिक त्रिज्या। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु से कम होती है और किसी भी ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु से अधिक होती है। या हम कह सकते हैं कि धनायन का आकार हमेशा परमाणु से उसके परमाणु से कम होता है, जबकि ऋणायन का आकार हमेशा उसके परमाणु से अधिक होता है। अब हम बात करते हैं इसके जनरल ट्रेंड। देखिए, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है जो स्कैंडियम से जिंक तक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर स्कैंडियम से जिंक की ओर चलने पर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, और जब प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है तो बाह्यतम कक्ष या कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। किसका? नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, तो साइज कम होना चाहिए। तो इसके जनरल ट्रेंड के हिसाब से स्कैंडियम से जिंक तक परमाणु या आयनिक त्रिज्या में कमी आनी चाहिए, परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए या आकार में कमी आनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में कमी आती है, जबकि क्रोमियम से मैग्नीज तक आकार लगभग समान होता है, और फिर मैग्नीज से और हम बात करें जिंक तक आकार में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है परिलक्षण प्रभाव की वजह से। अब ये परिलक्षण प्रभाव क्या होता है देखिए। हम एक परमाणु लेते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी का ले लेते हैं, एक परमाणु जिसका ये नाभिक है, ठीक है। आपको पता है ये नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर यह प्रथम कक्ष या कोश है, यह दूसरा कक्ष या कोश है, यह तीसरा कक्ष या कोश है, और यह चौथा कक्ष या कोश है। ऐसा ही तो रहा है। ये इस तरह से चार कक्ष या कोश मैंने बना दिया। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d 1 to 10 4s 1 to 2, यही तो होता है। अगर हम केवल स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, यही तो होगा। स्कैंडियम के प्रथम कक्षीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्षीय कोश में 9 इलेक्ट्रॉन और चतुर्थ कक्षीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 9 और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं, फिल करते हैं। प्रथम कक्षीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है। ये नाभिक है और ये प्रथम कक्षीय कोश। द्वितीय कक्षीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कक्षीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चतुर्थ कक्षीय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हमने। अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं, या हम बाएं से दाएं चलते हैं। जैसे ही स्कैंडियम से हम टाइटेनियम पर आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। वो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इस बाह्यतम कक्षीय कोश में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 4s आएगा 3d में, या हम कह सकते हैं उपांतय कोश में आएगा। ये वाला कोश कौन सा कहलाता है? उपांतय। उपांतय कोश में इलेक्ट्रॉन आएगा
जब उपांतर में उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं वैनेडियम पर, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। फिर हम चलते हैं क्रोमियम पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीसरे कक्ष या कोष में बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं देखो क्रोमियम से मैग्नीज की। जब क्रोमियम से मैग्नीज की ओर चलेंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इनको रिपेल करें, इनको प्रतिकर्षित करें, और प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको नाभिक के आकर्षण से बचा लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते जा रहे हैं, उपांतर कक्ष या कोष में, थर्ड कक्ष या कोष में। जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इस नाभिक के आकर्षण से बच जाएंगे। यही परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव या रक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, या आवरण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। अब हम चलते हैं क्रोमियम से मैग्नीज। अभी हमने इलेक्ट्रॉन भरा, क्रोमियम से मैग्नीज को चलने पर आकार लगभग समान मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश काम कर रहा था, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था नाभिकीय आवेश, उसको बैलेंस कर देता है परिरक्षण प्रभाव। जब परिरक्षण प्रभाव बैलेंस कर देगा तो आकार लगभग समान ही होगा। जैसे ही हम मैग्नीज से आगे चलते हैं, आयरन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, निकेल इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, कॉपर, जिंक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ बढ़ रहा है, अंदर वाले तीसरे कक्ष या कोष में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो साइज में कमी होनी चाहिए या वृद्धि होनी चाहिए, साइज में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नाभिक का आकर्षण से लगने नहीं दे रहे, नाभिक के आकर्षण को कम कर रहे हैं, और जिससे ये साइज बढ़ रहा है। तो आकार में वृद्धि होनी चाहिए। मैग्नीज से जिंक तक परमाणु आकार में वृद्धि होती है, या मैं कह सकता हूं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फिर से सुनिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में कमी आती है, इसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से। हालांकि परिरक्षण प्रभाव यहाँ भी लगता है पर उतना प्रभावी नहीं होता है। जैसे हम क्रोमियम से मैग्नीज की ओर जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव कुछ प्रभावी होने लगता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के आकर्षण को कम कर देता है, और जब कम कर दिया मैं कह सकता हूँ बैलेंस कर देता है, जिससे इन दोनों का आकार लगभग समान होता है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और भी बढ़ता जाता है, परिरक्षण प्रभाव और भी प्रबल होता जाता है। यहाँ कह सकते हैं कि जो नाभिकीय आवेश का आकर्षण था, नाभिक का आकर्षण था, उस पर कौन प्रभावी हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जिससे आकार में कमी होने की बजाय आकार में वृद्धि होती है। तो मैग्नीज से जिंक तक परमाणु आकार में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, आयनन ऊर्जा की या आयनन विभव, एक ही बात, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। सेकंड, आयनन ऊर्जा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या है। किसी परमाणु, किसी विघटित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी विघटित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, आयनन ऊर्जा का मान डिपेंड करता है किस पर, परमाणु के साइज पर। देखिए, मान लीजिए एक परमाणु हमारे पास ये है, ये इसका नाम है, एक परमाणु हमारे पास ये है, ये इसका नाम है। इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये, इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, ये नाभिक से अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी अधिक है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा,
और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी अधिक है तो आकर्षण बल कम लगेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिक का आकर्षण कम काम कर रहा है, क्योंकि नाभिक से अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन बैठा है। जहाँ पर नाभिक के पास या कम दूरी पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं कि छोटे साइज वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान अधिक होगा, जबकि यहाँ आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान कम होगा। अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इनके परमाणु आकार में कोई खास अंतर नहीं होता है, और जब परमाणु आकार में ही खास अंतर नहीं है तो इनके आयनन विभव में भी कोई खास अंतर नहीं होता है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव लगभग समान ही होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल समान होता है, लगभग समान होता है, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात करें क्रोमियम और कॉपर की। देखिए, एक तो हम बात करें क्रोमियम की और दूसरा बात करें हम कॉपर की। क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d5 4s, ठीक है, और कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d10 4s। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन में कोई जोर नहीं आएगा, क्योंकि 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कम आयन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम कह सकते हैं फर्स्ट आईई, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई आईई। फर्स्ट आईई या प्रथम आयन ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन थे, वो आसानी से निकल गए, और उसके बाद में देखो स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल गया, स्थायी विन्यास मिल गया। अब निकलने वाला अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3d5 या 3d10 से, जो अपने आप में क्या है? अर्धपूर्त एवं पूर्णपूर्त विन्यास है। हमें पता है कि अर्धपूर्त एवं पूर्णपूर्त विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अर्धपूर्त एवं पूर्णपूर्त विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। जब अधिक स्थायी हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमियम और कॉपर के द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा या फिर सेकेंड आईई का मान बहुत अधिक होता है। वो अधिक क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्रोमियम और कॉपर का कौन सा विन्यास होता है? अर्धपूर्त एवं पूर्णपूर्त विन्यास होता है, जो अपने आप में अधिक स्थायी विन्यास है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा देनी होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम संक्रमण श्रेणी के